अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ जो कि U2 इंसिडेंट के नाम से मशहूर है। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद दो बड़े जायंट्स जो कि पहले एलाइज थे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन ये है कि लेटर ऑन इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ये दोनों थे सोवियत यूनियन और अमेरिकन्स। इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर थी, ऑब्वियसली कैपिटलिज्म एंड फिर कम्युनिज्म, ये दोनों आपस में आमने सामने थे। तो उन दिनों में बहुत से कंट्रीज़ को इस्तेमाल किया गया। यस, पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम एंड नॉट ओनली पाकिस्तान। अगर इस रीजन में देखा जाए तो ईरान भी यूज़ हुआ, फिर अगर देखा जाए तो तुर्की भी इस्तेमाल हुआ, और ये सारे के सारे मुल्क जो है ये सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए। और अगर ये कहा जाए कि तकरीबन जो सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द जो छोटे ममालिक थे जो कि अमेरिका के साथ उस वक़्त जिनके तल्लुकात अच्छे थे, वो सारे के सारे इस्तेमाल होते रहे। एंड यस, पाकिस्तान भी इस्तेमाल हुआ। From day one, I'm talking about from the 1950s, when we went into CENTO and CETO, despite us having no animosity with China, for example, the relationship was out of balance. The costs and benefits, if you do a cost-benefit analysis, the costs were far greater than the benefits. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये फैक्ट है कि 1950 में जब सबसे पहला विज़िट पाकिस्तान के किसी लीडर की तरफ से अमेरिका का हुआ, तो वो लियाकत अली ख़ान साहब का विज़िट हुआ अमेरिका का, और उनकी मुलाकात उस वक़्त के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन के साथ हुई। और उसमें ये कहा जाता है कि हैरी ट्रूमन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लिसनिंग पोस्ट बनाने के लिए पाकिस्तान में एयरबेस मांगी, लेकिन उनको लियाकत अली ख़ान ने इनकार कर दिया। फिर आगे हमें क्या देखने को मिला कि चौधरी लियाकत अली ख़ान जो हैं उनका मर्डर भी हो गया, और उसके बाद फिर चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। लेकिन लेटर ऑन हमें क्या देखने को मिला कि वो चीज़ें जो कि अमेरिकन्स पाकिस्तान के साथ करना चाहते थे मिल के, वो फिर लेटर ऑन हमें नज़र आनी शुरू हुई। और इसी सिलसिले में एक चीज़ हमें जो नज़र आई वो ये थी कि जो अमेरिकन्स हैरी ट्रूमन के वक्त और लियाकत अली ख़ान के वक्त एक एयरबेस मांग रहे थे और वो नहीं मिली थी, वो फिर उनको जाके 1958 में मिली। और वो किसका दौर था? पाकिस्तान में वो दौर हुसैन शहीद सुहरवर्दी का था। वो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी जब मुलाकात हुई उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट आइजनहावर, उनके साथ जब मुलाकात हुई तो उन्होंने पाकिस्तान से जो एयरबेस मांगी वो पेशावर के बिल्कुल करीब, ऑलमोस्ट आई थिंक 12 to 15 किलोमीटर दूर बड़ा बेर बेस एक आज भी मौजूद है, वो उन्होंने पाकिस्तान से मांगी, जो कि पाकिस्तान ने फिर उनको अलाउ किया कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू यूज इट एज अ लिसनिंग पोस्ट। हुसैन Suhrawardi's days, we provided Bada Bear base on 10 years lease to the United States of America. Not प्रॉपर स्पाइंग पोस्ट, लेकिन ये है कि लिसनिंग पोस्ट के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए गालिबन 10 साल की लीज पे ले ली। Bada Bear became a very important listening post of CIA, and from there they used to monitor the communications and then the developments in the at that time USSR. So from that point of view it was very important. अब हुआ कुछ यूं कि ये जो इनके U2 प्लान्स थे ये 1960 में जाके एग्जीक्यूट हुए। उसमें क्या देखने को मिला कि जब इन्होंने अमेरिकन पायलट्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप अमेरिकन जो पायलट्स हैं उनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो देन इट वुड नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान फिर फ्रंट लाइन पे आ जाएगा, एंड वी डू नॉट वांट समथिंग लाइक दैट टू हैपन अगेंस्ट पाकिस्तान। Initially when they demanded this thing, you may be knowing,
Hussain Shahid Sohrawardy refused the American pilots flying this aircraft because this is then if the aircraft is shot down or for technical reason it lands in USSR, then we'll run into trouble. उस वक्त रॉयल एयरफोर्स के 2 पायलट्स ब्रिटिश ने अमेरिकन को दिए कि ये आपका मिशन कंडक्ट करेंगे। अगर पॉलिटिकली सिचुएशन देखी जाए तो उस वक्त क्या देखने को मिला कि स्वेज कनाल का जो क्राइसिस थे वो उस वक्त एरप्ट हुए थे, और वो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट की। वहाँ पे ब्रिटिश को अमेरिकन की मदद चाहिए थी। तो ये वजह बनी कि ब्रिटिश ने अपने पायलट्स इनको अलाउ किया कि ये स्पाइंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। So the first 2 flights were flown by the British pilots. इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो 4 दफ़ा ये U-2 प्लेन्स इस्तेमाल हुए स्पाइंग के लिए, ऑफ कोर्स सोवियट्स के ऑन टॉप। तो पहले जो 2 प्लेन्स थे वो ब्रिटिश ने उड़ाए, और पामेर माउंटेन्स जो हैं उनके ऊपर से गुजरे, और ये वो एरिया था जिसमें कि सोवियट्स की अहम तनसीबात थी। उनके जो डिफरेंट उस वक्त प्रोग्राम्स चल रहे थे वो डिफेंस के हवाले से वो सारे के सारे उस तरफ मौजूद थे। ये दोनों के दोनों बहुत सक्सेसफुल रहे और सोवियट्स को इनका इल्म ही नहीं था। और ये सक्सेसफुल होने के बाद फिर अमेरिकन्स ने ये सोचा कि हम 2 मज़ीद ऑपरेशंस करेंगे, U-2 स्पाई मिशंस भेजेंगे, और इन U-2 स्पाई मिशंस में इस बार हम अपने पायलट्स को भेजेंगे। पहली दफ़ा जो उन्होंने पायलट भेजा वो बॉब एरिक्सन के नाम से पायलट था, जो कि सक्सेसफुल रहा वापस पहुंचने में। जाहिदान वापस पहुंच गया, लेकिन ईरान में वापस पहुंचा, लेकिन उसके साथ मसला ये हुआ कि उसके बारे में डिस्कवर कर लिया गया, और सोवियट्स तैयार बैठे थे, उनको कुछ भिनक थी, तो वो पहले से तैयार बैठे थे। लेकिन यह है कि वो इसको शट डाउन करने में नाकाम रहे, क्योंकि बताता चलूँ कि U-2 जो प्लेन्स थे, स्पाई प्लेन्स, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती थी कि वो इनके लिए रीचेबल नहीं थे। And the next 2 missions were flown by the Americans, and this when on 28th of April one of the mission was flown, it was detected by the USSR and they tried to shoot it down, but because of very high altitude this plane survived and it landed in Zahedan, Iran. लेकिन उसके बाद जो अगला मिशन भेजा गया अमेरिकन की जानिब से, CIA की जानिब से, वो मिशन दोबारा से पेशावर से उड़ा, और उसका मिशन ये था कि उसने थ्रू आउट सोवियत लैंड्स के ऊपर से जाते हुए, स्पाइंग करते हुए, उसने नॉर्वे पहुंचना था, और बोडो के नाम से वहाँ पे एयरबेस थी जो कि CIA के पास थी। इसने वहाँ लैंड करना था। इसको उड़ाने वाले जो इनके पायलट थे वो फ्रांसिस पावर्स के नाम से मशहूर हैं। वो मशहूर लेटर ऑन इस वजह से हो गए क्योंकि ये कैप्चर हो गए। Next aircraft, after 1 week, it came from Turkey. It was ferried from Turkey to Peshawar, and then it flew from Peshawar, as the record goes. And it was shot down because USSR, they were expecting it. So all said and done, we provided them a very vital listening post or a base. तो हुआ कुछ यूं कि जब ये ऑन द टॉप थे, सोवियट्स तैयार बैठे थे, हर तरीके से तैयार बैठे थे। सोवियट्स ने अपने जो प्लेन्स भी भेजे, इसके पीछे जो उनके सुखाए प्लेन्स उस वक़्त के मौजूद थे उनके पास, और जो मिग्स उस वक़्त के जो लेटेस्ट थे उनको भेजा, लेकिन ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ान नहीं कर सकते थे। तो इस असना में क्या हुआ कि सोवियट्स ने बम्बार्ड करना शुरू कर दिया नीचे से, एंड मिसाइल्स भेजे, और एक जो सरफेस टू एयर मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल उनका था, वो फिर जाके इस U-2 को हिट हुआ, और ये हिट होने के बाद ऑब्वियसली इसको डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन इसी असना में उनका अपना एक मिग भी तबाह हुआ, जिसको कि कोलैटरल डैमेज उन्होंने कह दिया। और इसमें मज़ीद आगे ये देखने में आया
कि पायलट जो फ्रांसिस पावर्स था उसने इजेक्ट किया, और इजेक्ट करने के बाद उसका ये हुआ कि वो बच तो गया लेकिन उनकी कस्टडी में चला गया। जब वो उनकी कस्टडी में चला गया तो मिशन ये था कि अगर वो इस तरीके से पकड़ा जाता है तो उसको एक नीडल दी गई थी जो कि जहरीली नीडल थी, और इससे ये कहा गया था कि तुमने ये नीडल अपने आप को चुबा लेनी है ताकि तुम मर जाओ। उसकी वजह ये है कि ये उनके लिए बेहतर था, मिशन के लिए बेहतर था, ये मिशन का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल ना किया और वो ऑब्वियसली उनको कैप्चर कर लिया गया फ्रांसिस पावर्स को सोवियट्स की जानिब से, और वो सोवियट्स की कस्टडी में चले गए। इसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो इस्तेमाल होने शुरू हुए। सबसे पहले ये हुआ कि सोवियट्स ने पकड़ तो लिया, अब वो इसको डिस्क्लोज ना करें। जब वो डिस्क्लोज ना करें तो अमेरिकन्स जो हैं वो और ज़्यादा शशोपंज का शिकार हो गए। उनको ये था कि शायद हमारा ये अब मिशन जो है इन्होंने पकड़ लिया है, तो अब ये ऑब्वियसली हमें इसका कुछ इम्प्लिकेशंस देखने पड़ेंगे। तो लेकिन हुआ ये कि सोवियट्स ने ये तो बता दिया कि हमारे यहाँ एक जहाज़, हमने स्पाई प्लेन जो है वो मार गिराया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो स्पाई बीच में पायलट था उसको वो किस हालत में और वो कहाँ है। और अमेरिकन्स ने इसी असना में ये मेंटेन करना शुरू किया कि हमारा एक मौसमियाती जहाज़ जो कि मौसम पे नज़र रखता था वो तुर्की के ऊपर उड़ रहा था। उन्होंने पाकिस्तान को भी छोड़ दिया कि पाकिस्तान की तरफ से हम नहीं बताते, तुर्की के ऊपर उड़ रहा था, और वो अचानक से शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट जो है वो उसको ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाया, तो शायद वो रशिया की एयर स्पेस में चला गया होगा और वो रशिया ने उसको तबाह किया। लेकिन उनको ये कतन इल्म नहीं था कि बेसिकली उनका जो पायलट है वो बच गया है। अगर उनको ये पता होता कि पायलट बच गया तो वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते। अब हुआ कुछ यूँ कि अमेरिकन्स यही मेंटेन करते रहे, लेकिन फिर कुछ रोज़ बाद सोवियट्स ने दोबारा से उनसे ये कहा कि हमने जान के आपको नहीं बताया था कि ये आपका पायलट था और ये इसको हमने पकड़ लिया है, और इसने अपने आप को नीडल जो आपने दी थी वो नहीं चुबाई, और इसने हमें सारे मिशन के बारे में बता दिया कि इसने ये कहाँ से उड़ना था और कहाँ पे जाना था। तो हुआ इस तनाजुर में पाकिस्तान के ऊपर क्या होने वाला था वो मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना था, इस हद तक कि पाकिस्तान को भी अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ बयान देने पड़े। अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अमेरिका ने बिट्रे किया है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो अमेरिकन्स के साथ जो मुआहदा था उसके तहत अमेरिकन्स कभी भी इसको स्पाइंग के हवाले से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। सो पाकिस्तान ने अपने आप को सेव करने की कोशिश की, फिर उसके बाद डिफरेंट ममालिक ने अपने आप को इंक्लूडिंग नॉर्वे अपने आप को सेव करने की कोशिश की, और इसी असना में रशियंस ने बारहा ये कहा कि जो ममालिक इसमें इन्वॉल्व हैं, स्पेशली पाकिस्तान के जहाँ से कि ये U-2 प्लेन उड़ा था, उन सब को इम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा और हम उनको इसका सबक सिखाएंगे। एक मज़ीद इम्पोर्टेंट बात ये करता चलूँ कि हुआ कुछ ये था कि नॉर्वेजियन एक स्पाई था जो कि बेसिकली सोवियट्स के लिए 1950 से ऑनवर्ड्स स्पाइंग करता रहा। लेटर ऑन वो पकड़ा भी गया था और उसको सज़ा भी हुई, 7-8 साल उसको कैद में रखा, लेकिन ये कि वो पकड़ा गया था। वो सोवियट्स के लिए एलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ लाइक अमेरिकन्स और ब्रिटिश और सब के ख़िलाफ़ वो स्पाइंग करता था, और वो उसने इनको पहले 2 मिशंस के बाद अचानक से बता दिया था, क्योंकि जब पहले 2 मिशंस में से एक मिशन जो नॉर्वे जाके उतरा तो ही वॉज बेस्ड इन नॉर्वे, सो ही न्यू कि ऐसा प्लेन उतरा है, तो उसने पहले से बता दिया था। The relationship with the US in the Cold War was primarily
on the Pakistani side formulated by military. पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का साथ देता रहा 1950s से onwards. You take it Cold War, you take it War on Terror. Pakistan took so many risks for Americans. पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिस्क लिए, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को क्या सुनने को मिलता रहा अमेरिका से? डू मोर. Throughout its diplomatic relations between Pakistan and America, Pakistan had been doing excellent and beyond the limits for American, but still Pakistan was faced with one mantra, and that was do more. Thank you very much. अपना ख्याल रखिएगा.